नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेल आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि ये सीरीज आपकी टॉपिक वाइज है। ये प्रश्न आपके यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने ट्रांसफार्मर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, जो कि ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए, अब आपका यूपी पीसीएल टीजी2 का एग्ज़ाम होने वाला है। आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसकी कई सारी भर्तियों के एग्ज़ाम डेट क्लियर कर दिए गए हैं और कुछ भर्तियों का एग्ज़ाम हो गया है। अब सिर्फ यूपी पीसीएल का नंबर है, आप किसी भी दिन आपकी डेट आ सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा टाइम न लेते इन प्रश्नों की। जैसा कि आज का हमारा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, जो कि ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर होनी चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता के लिए ताम्र हानियाँ लौह हानियों के बराबर होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आयरन लॉसेस बराबर कॉपर लॉस होता है, यानी ताम्र हानि बराबर लौह हानि। अगला है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के लिए I2/I1 बराबर 2 है और E2 बराबर 100 है, तो E1 का मान क्या होगा? हमने आपको ये फार्मूला कई बार पिछले वीडियो में बताया है, जो कि आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांसफार्मर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, जो कि आपने डीआरडीओ में देखा ही होगा। ट्रांसफार्मर से अधिक से अधिक प्रश्न लिए गए थे, यहाँ से सवाल भी अधिक से अधिक रखे गए थे। ये फार्मूला आपको याद रखना है और ये सारे मान यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर इतने, ये पूरा फार्मूला होता है। यहाँ से कुछ जिसकी जो रिक्वायर्ड होती है वो मान रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें यहाँ पर E1 निकालना है, यहाँ पर E1 दिया गया, इतना मान हम रख देंगे तो आपका यहाँ पर पूरा मान रखेंगे तो आपका निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं E1 बराबर आपका 200 वोल्टेज सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को रूपांतरित करता है? सही उत्तर शक्ति को रूपांतरित करता है, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं। जैसा कि आपकी व्याख्या दी गई है, एक ट्रांसफार्मर शक्ति का रूपांतरण करता है, जबकि वोल्टेज को स्टेप डाउन तथा स्टेप अप करने का कार्य करता है तथा आवृत्ति का मान नियत रहता है। अगला आपका दिया गया है, जो कि पावर ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि एयर ब्लास्ट कूलिंग, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पर व्याख्या काफ़ी अच्छी दी गई, यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आपको प्रश्न से ज़्यादा व्याख्या पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ से काफ़ी प्रश्न सीधे सीधे एग्ज़ाम में पुटअप कर दिए जाते हैं। चलिए, पावर ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि एयर ब्लास्ट कूलिंग है। इस विधि में ट्रांसफार्मर का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि उसमें वायु प्रवाह के लिए पर्याप्त मार्ग उपलब्ध रहे। एक ब्लोअर प्रकार के पंखे से ठंडी वायु ट्रांसफार्मर में नीचे की ओर से प्रवेश कराई जाती है, जो ट्रांसफार्मर में उत्पन्न हुई ऊष्मा को अवशोषित करती हुई वायुयानों से बाहर निकल जाती है। जहां जल की कमी हो, जैसे ट्रांसफार्मर सब स्टेशन, वहां पर प्रणाली अधिक उपयोगी होती है ये। चलिए, अगला आपको दिया गया है, निम्न में से किस ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? राइट आंसर आपका, जो कि धारा ट्रांसफार्मर यानी सीटी, इसका सही उत्तर होगा। चलिए, धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है, जो कि आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। इसकी और व्याख्या देखते हैं। जैसे कि करंट ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। यह ट्रांसफार्मर द्वारा उच्च धारा मापने के लिए इसके प्राइमरी वाइंडिंग को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं तथा सेकेंडरी में उच्च वोल्टेज होता है।
अतः सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को कभी खुला नहीं छोड़ते हैं। अगला आपका दिया गया है जो कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात क्या होता है। सही उत्तर 1:1 होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का घुमाव अनुपात 1:1 होता है क्योंकि इसके प्राथमिक और द्वितीयक में कुंडलों की संख्या समान होती है, अतः इसमें के का मान 1 होता है। अगला आपका दिया गया है जो कि यदि 200 किलोवोल्ट एम्पियर 2000 प्रति 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक वाइंडिंग में 100 मोड़ हैं तो इसमें प्राथमिक घुमावों की संख्या डैश डैश है। सिंपल सा वही फार्मूले पर मान रखना है। चलिए हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर V1 दिया गया है 2000, V2 दिया गया है 200 और N1 दिया गया है 100। यहाँ पर फार्मूले में N2/N1 और यहाँ पर आपका V2/V1 इतना सिर्फ फार्मूला काम में आएगा। फिर दोस्तों इसमें पूरा मान रख देंगे और यहाँ से आपका मान निकल कर आ जाएगा जो कि N1 बराबर आपका 1000 टर्न राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि आप देखते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है 500 किलो वोल्ट एम्पियर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि एक वितरण ट्रांसफार्मर यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपका दिया गया है 500 किलो वोल्ट एम्पियर तक की आउटपुट वाले ट्रांसफार्मर को वितरण ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इसमें लौह हानियाँ कॉपर हानियों से ज़्यादा होती है क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग लाइन से 24 घंटे जुड़ी रहती है जबकि लोड पर 24 घंटे नहीं रहता है। अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः कम हो जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि 10% कम हो जाती है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि लेमिनेशन और इंसुलेशन के कारण प्रभावित मूल क्षेत्र लगभग पूर्णतः 10% कम हो जाता है और लेमिनेशन एवं इंसुलेशन पतले विद्युत रोधन पदार्थ का बनाया जाता है। अगला है, किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है। सही उत्तर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या आपको बता देते हैं जो कि यहाँ से काफ़ी प्रश्न आपके बनते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है और बैटरी चार्जिंग के लिए निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है, इसलिए बैटरी चार्जिंग के लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 1 देखते हैं जो कि आपका दिया गया है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलने के लिए किया जाता है। करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा को मापने के लिए किया जाता है और पल्स ट्रांसफार्मर का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। अगला है, विभव ट्रांसफार्मर का उपयोग है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपका दिया गया है, विभव ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। यह उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है और इसके प्राथमिक में अधिक टर्न एवं द्वितीयक में कम टर्न होते हैं। इसका द्वितीयक वोल्टता सामान्यतः 110 वोल्ट होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगला आपका दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या आपका देख लेते हैं जो कि दिया गया है, धारा ट्रांसफार्मर को स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और यह उच्च धारा को निम्न धारा में बदलता है। इसके प्राथमिक में एक टर्न बस बार होता है और द्वितीयक में कोई टर्न नहीं होते हैं, यानी कोई घुमाव नहीं होते हैं। अगला पॉइंट आपका दिया गया है, जब धारा ट्रांसफार्मर कार्य में न हो तो इसके द्वितीयक सिरों को कॉपर प्लेट से लघु परिपथ कर देना चाहिए, यानी शॉर्ट सर्किट कर देना चाहिए। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं एमीटर लगा है, यहाँ पर ग्राउंडेड है जो कि आप जान सकते हैं। पूरा इसका डायग्राम बना हुआ है, आप समझ सकते हैं। अगला है,
अगला आपको दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से कौन से ट्रांसफार्मर के इनपुट की तुलना में निम्न आउटपुट वोल्टेज होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि अवक्रम ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर होगा, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर राइट आंसर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का इनपुट विभव की तुलना में निम्न होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर समान आवृत्ति पर विभव को निम्न जबकि धारा को उच्च करता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़ोरों से लग जाइए, क्योंकि इसका एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकता है। क्योंकि आपने देखा ही होगा कल अभी दो यूपी आर्मिनल यूपीपीसीएल TG2 जो कुछ एग्ज़ाम थे उनको क्लियर किया है, उनका एग्ज़ाम डेट आ गया है। अगर आपने भरा है तो आप उन्हें एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, अपना एग्ज़ाम दे देना। अभी तो ITI वालों का यानी यूपीपीसीएल TG2 वालों का इसके एग्ज़ाम के बाद जस्ट इन्हीं का एग्ज़ाम होगा, जो कि आप जानते ही होंगे, इनके बाद इन्हीं का एग्ज़ाम होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर इसका एग्ज़ाम जो है लगभग जुलाई में आपका एग्ज़ाम यूपीपीसीएल TG2 का हो जाना चाहिए। मतलब यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम आपका जुलाई में संभावित है। इसके एग्ज़ाम होने के जस्ट बाद आपका यूपीपीसीएल TG2 का नंबर आ जाएगा। इसीलिए आप तैयारी करना तेज़ी से शुरू कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर एक ही वीडियो में कम से कम 150 से ज़्यादा प्रश्न हमने लिया है, जो कि आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर हमने एक ही वीडियो में 150 से ज़्यादा प्रश्न लिया है, जो कि 41 वीडियो बनाए हैं हमने। सारा 5-6-7 हज़ार क्वेश्चन हमने कवर कर दिया। सभी टॉपिक से एक वीडियो में 150 प्रश्न लिए गए हैं, जो कि 5-5-6-6 प्रश्न एक ही मतलब हर टॉपिक से लिए गए हैं। चलिए आपको समझ में आया होगा। आप सिंपल से यूट्यूब पर के एग्ज़ाम फाइट सर्च करोगे, प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की क्लासें मिलेंगी, जो कि 40-41 वीडियो हैं। और अगर वो सारी वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो कि ITI से रिलेटेड आपका ना निकल जाए। अधिकतर वहीं से आपके पूरे प्रश्न फंस जाएंगे। चलिए आपकी मर्जी है, देख लेना। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो वो सारी वीडियो ज़रूर देख लेना। और टॉपिक वाइज देखना चाहते हैं तो ये टॉपिक वाइज चल ही रही है, एक बार हमने कवर कर दिया है। कुछ कारणों से हम उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं दे पाए हैं, इसलिए दोबारा हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसमें कुछ अधिक जानकारी दे रहे हैं, पूरा फैक्ट दे रहे हैं, इसलिए आप वो ये सारी जानकारी जानना आपको बेहद ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं अगले प्रश्न की। गैल्वेनिक आइसोलेशन किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में प्रदान किया जाता है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑटो ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं। जैसा कि आपका दिया गया है, गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में करते हैं। गैल्वेनिक आइसोलेशन का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दो विद्युत परिपथ यानी कम्युनिकेट करते हों, लेकिन उनको ग्राउंड भिन्न भिन्न पोटेंशियल पर की गई हो। यह ग्राउंड लूप्स को तोड़ने की एक प्रभावी विधि है, जो कि ग्राउंड चालक को साझा करने वाली दो इकाइयों के बीच अवांछित धारा बहने से रोकती है। इसका उपयोग ऑटो ट्रांसफार्मर में किया जाता है। अगला आपका दिया गया है जो कि एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पर आधारित है। सही उत्तर आपका जो कि अन्योन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए जैसा कि आपका यहाँ पर व्याख्या देखते हैं, जो कि आपकी व्याख्या काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको इसे देखना बेहद ज़रूरी है। एक ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत अन्योन विद्युत चुम्बकीय प्रेरण यानी म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर आधारित है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम में आती है। अर्थात ट्रांसफार्मर निम्न वोल्टता वाली प्रबल प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को उच्च वोल्टता की निर्बल धारा से अथवा उच्च वोल्टता की निर्बल धारा को निम्न वोल्टता वाली प्रबल विद्युत धारा में दी हुई आवृत्ति के समान आवृत्ति पर स्थानांतरित करता है। चलिए अगला आपका दिया गया है जो कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली को हमेशा क्लोज्ड रखा जाता है यानी बंद रखा जाता है। आप सभी को पता होगा जो कि करंट ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। जो कि
यहाँ पर दिया गया है आपका धारा ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडली को हमेशा बंद रखा जाता है क्योंकि इसमें बहुत उच्च विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जो धारा ट्रांसफार्मर के अवांछनीय है। धारा ट्रांसफार्मर का उपयोग उच्च धारा मापने के लिए किया जाता है और धारा ट्रांसफार्मर को उस लाइन के सीरीज में जोड़ा जाता है जिस लाइन की धारा ज्ञात करनी हो। यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है जिसकी प्राथमिक कुंडली में बहुत कम फेरे तथा द्वितीय कुंडली में बहुत अधिक फेरे होते हैं। अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी संतुलन परिपथ यानी बैटरी बैलेंसिंग सर्किट डैश डैश में वृद्धि करता है। सही उत्तर आपका जो कि बैटरी के जीवन काल, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है ट्रांसफार्मर के ब्रीदर में प्रयुक्त जेल होता है। सही उत्तर सिलिका जेल होता है, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि ब्रीदर के द्वारा शुष्क वायु ट्रांसफार्मर में पहुंचती है और शुष्क सिलिका जेल का रंग नीला तथा आर्द्रता शोषित यानी खराब जेल का रंग गुलाबी होता है। अगला प्रश्न अगला आपका दिया गया है ट्रांसफार्मर आयल की परावैद्युत सामर्थ्य डैश डैश प्रति एमएम होने की अपेक्षा की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो कि 30 किलोवोल्ट, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं एक स्वपरिणामी यानी ऑटो ट्रांसफार्मर एक डैश डैश होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये इसका सही उत्तर होगा। व्याख्या देख लेते हैं आपकी जो कि दिया गया है एक ऑटो ट्रांसफार्मर एक परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में एकल वाइंडिंग होती है और रूपांतरण अनुपात, इसका जो अनुपात होता है यहाँ पर देख सकते हैं फार्मूला दिया गया है। और अगला पॉइंट है आपका 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफार्मर की तुलना में ऑटो ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता और कम प्रति यूनिट प्रतिबाधा और कम वोल्टेज नियमन होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो कि एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो कि इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी ट्रांसफार्मर में एयर ब्लास्ट कूल्ड वाटर फील्ड शीतलन प्रणाली को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। ट्रांसफार्मर के शीतलन के लिए मुख्यतः ट्रांसफार्मर ऑयल प्रयोग किया जाता है। अगला आपका दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में प्रति मोड़ प्रेरित आरएमएस विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ क्या है। सही उत्तर जैसा कि आपको ऐसे हल करेंगे जैसा कि आपका यहाँ पर फार्मूला होता है 4.44 F5NV, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसका फार्मूला है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी लंबा सवाल है जो कि यहाँ पर देखते हैं। चलिए 250 प्रति 3000 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कोर में अधिकतम प्रवाह घनत्व 1.2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है। यदि विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ प्रति मोड़ 8 वोल्ट है तो द्वितीयक मोड़ की गणना करें। चलिए जैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं फार्मूले के माध्यम से आपको बता चुके हैं कई बार V1 V2 और F और VM का जो कि मान दिया गया है, E का मान दिया गया है, यहाँ पर N2 निकालना है। सिंपल सा फार्मूला होता है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर पूरा मान रख देंगे तो आपका N2 का मान निकल कर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी 375 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। ग्लास के साथ सिलिका जेल ब्रीदर फिट किया जाता है ताकि क्रिस्टल का रंग दिखाई देता रहे। क्रिस्टल जब नमी अवशोषित कर लेता है जब उसका रंग नीले से बदल कर निम्नलिखित हो जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि आपको कई बार बता चुके हैं, जबकि गुलाबी हो जाता है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से आपको व्याख्या के माध्यम से बताते हैं। जैसा कि ब्रीदर प्रक्रिया में के दौरान सिलिका जेल का रंग नीले से बदल कर बैंगनी फिर गुलाबी हो जाता है। गुलाबी रंग का यह प्रदर्शित करता है कि सिलिका जेल की नमी सोखने की क्षमता समाप्त हो गई है। तब इसे बदल कर या निकाल कर इसे
150 से 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाकर दोबारा प्रयोग किया जाता है तथा इसका रंग पुनः नीला हो जाता है, फिर ये कार्य के लिए हो जाती है। अगला है करंट। ट्रांसफार्मर के प्राइमरी सर्किट में जब करंट प्रवाहित हो रहा हो तब सेकेंडरी परिपथ को कहते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, खुला नहीं रखा जाता, ये इसका सही उत्तर है। चलिए व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है। करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी की द्वितीयक कुंडली को खुला नहीं रखना चाहिए। खुला होने पर द्वितीयक कुंडलन में अति उच्च वोल्टता उत्पन्न होगी जो वहां पर कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक होगी। इसके साथ ट्रांसफार्मर का क्रोध भी अधिक संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देगा। अगला आपको दिया गया जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर वोल्ट मीटर के प्रचालन के लिए विभव ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज को निरापद वोल्टेज तक घटाने के लिए किया जाता है। प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है। सही उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी में फेरों की संख्या से अधिक, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है। विभव ट्रांसफार्मर यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है क्योंकि प्राइमरी में टर्नों की संख्या सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी को उच्च विद्युत रोधी पदार्थ द्वारा अलग किया जाता है। चलिए अगला है। चलिए दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल TG2 के छात्र हैं तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें क्योंकि आपकी कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, जो कि इसका कई जो वैकेंसी निकली थी वो सारे एग्ज़ाम आपके हो चुके हैं लगभग, और कुछ एग्ज़ाम अभी बाकी हैं वो इसी जून में हो जाएंगे। इसके बाद अब सिर्फ यूपीपीसीएल TG2 का नंबर है जो कि आप देख ही सकते हैं। अब यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम लगभग आपका जुलाई में संभावित है। हो सकता है आपका यूपीपीसीएल TG2 का एग्ज़ाम जुलाई में हो जाए, हो सकता नहीं, लगभग दोस्तों 100% लगभग हो जाएगा। चलिए, और अगर आप इससे अधिक नहीं पढ़ते हैं तो आप इसमें छट जाएंगे। इसीलिए दोस्तों अगर आप इस 6 से 7 8 घंटे रोज़ पढ़ेंगे तभी आपका इसमें सिलेक्शन होगा, क्योंकि फार्मों की संख्या काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप मान लो आपका नॉन टेक सही नहीं है तो आपको इसी में पूरा टेक्निकल में पूरा खींचना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर काफ़ी प्रश्नों की संख्या रखी जाती है। और अगर यहाँ पर पूरा इलेक्ट्रिशियन आप पढ़ डालते हो 2 से 3 बार इतने ही टाइम पर, तो आप मान लो बिल्कुल सिलेक्शन पा सकते हो। और आप नॉन टेक में ज़्यादा टाइम ना दोगे तो फिर भी चल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी लगभग 100 के ऊपर मेरिट जाती है, जो कि वो SC/ST की 100 के ऊपर लगभग जाती है। अभी मुझे सही से क्लियर नहीं है, देख लेना। और 100 इसमें 150 से ज़्यादा 150 तो प्रश्न इलेक्ट्रिशियन की रहते हैं। अगर आप सही ढंग से पढ़ लेते हो तो मान लो आपका इसी में सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर की लौ क्रोड में पलटन करने का प्रयोजन निम्नलिखित घटाना होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भार धारा हानियाँ, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फार्मूला भी दिया गया है आपका, और मोटाई कम होने पर भार धारा हानियाँ कम हो जाएंगी। हिस्टैरिसीस हानि मोटाई पर निर्भर नहीं करती है। अगला है, 2 ट्रांसफार्मरों के समांतर प्रचालन के लिए अनिवार्य शर्त निम्नलिखित में से क्या नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, समान केवीए रेटिंग, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए, जैसा कि समान केवीए रेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जैसा कि आवश्यक शर्त जो होती हैं, फेज समान होने चाहिए, समान वोल्टेज अनुपात होना चाहिए, समान आवृत्ति होनी चाहिए। अगला है, दी गई आकृति को पहचानना। आपका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर की ये आकृति बनी हुई है, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, वास्तविक ट्रांसफार्मर में घर्षण हानियाँ होती हैं। सही उत्तर 0% होती है, ये इसका सही उत्तर, यानी कोई हानि नहीं होती है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है। वास्तविक ट्रांसफार्मर में यानी परिणामित्र में घर्षण हानियाँ शून्य होती हैं, लेकिन जब किसी वास्तविक परिणामित्र पर लोड होता है तो तब उसकी क्रोध हानियाँ होती हैं, जिससे लव हानियाँ कहते हैं, तथा परिणामित्र की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन में ताम्र हानियाँ होती हैं। अगला है, अगला आपका दिया गया है, एक परिणामित्र यानी ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो
सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, स्टेप अप और डाउन एसी विभव तथा धाराओं को, ये इसका सही उत्तर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी दी गई है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी विभव तथा धाराओं को रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक मशीन है जो प्रत्यावर्ती धारा की विभव को समान आवृत्ति पर परिवर्तित करने के काम आती है। परिणामित्र का कार्य सिद्धांत अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर आधारित है। अगला आपको दिया गया है, एक आदर्श ट्रांसफार्मर की प्राथमिक शक्ति 100 वाट है तथा विभव अनुपात 2:1 है तो द्वितीयक शक्ति होगी। सही उत्तर जैसा कि आपको यहाँ पर सिंपल सा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा 100 वाट सही उत्तर होगा। चलिए, थोड़ा ये कम दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इसे मैनेज कर लेना आप, हमने आपको बता ही दिया है। एक बार फिर से बता देते हैं, जैसे कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक तथा द्वितीयक में शक्ति जो पावर होती है समान होती है। चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया जो कि वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक समानांतर रूप से परिणामित्र का प्रयोग किए जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाए ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका सही उत्तर होगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं भावर धारा के प्रभाव को कम करने के लिए राइट आंसर है। व्याख्या देखते हैं जो कि आपकी व्याख्या दी गई है। वार्निश के साथ लेपित लेमिनेटेड रोधक समान रूप से परिणामित्र में प्रयोग किए जाते हैं, यानी ट्रांसफार्मर में प्रयोग किए जाते हैं, जिसे एडी धारा भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए किया जाता है। भंवर धारा हानियाँ परिणामित्र इन ट्रांसफार्मर के कोर में पाई जाती हैं। अगला है, विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव स्तर के चरणबद्ध या कम अधिक कर सकती है कहलाती है। सही उत्तर परिणामित्र ट्रांसफार्मर कहलाती है, इसका सही उत्तर है। व्याख्या देख लेते हैं जो कि आपकी दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। विद्युत प्रेरण पर कार्य करने वाली युक्ति जो शक्ति परिवर्तन के बिना कार्य करती है तथा विभव के स्तर को चरणबद्ध कम या अधिक कर सकती है परिणामित्र कहलाती है। परिणामित्र ट्रांसफार्मर शक्ति स्थानांतरण करता है और ट्रांसफार्मर के दो विशिष्ट कुंडलन यानी वाइंडिंग होती है, जिन्हें प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग कहते हैं। ये थे आज के प्रश्न जो कि कंप्लीट हुए। हमने दोस्तों यहाँ पर 158 से प्रश्नों को कर लिया है, 158 तक प्रश्नों को कर लिया है। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखा है तो वो सारे प्रश्न जरूर देख लें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला रखी जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर यहाँ पर पूरे आप प्रश्न क्लियर कर लेते हो तो आपका कोई एग्ज़ाम हो ITI से रिलेटेड, जो कि बार्क हो गया, NPCIL, सेल, DRDO, कोई भी एग्ज़ाम हो, UPPCL, TG2 एग्ज़ाम हो, अधिकतर आप बेहतर कर पाएंगे। चलिए आज ही इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे स्टूडियो में, तब तक के लिए बाय।